नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक फ्रेंच इंजीनियर जिन्होंने लाइट यानी प्रकाश को लेकर हमारी समझ को एक नई दिशा दी। इनका नाम था ऑगस्टिन जीन फ्रेस्नेल। फ्रेस्नेल का काम बहुत खास था क्योंकि इसने उस वक्त की एक बहुत बड़ी साइंटिफिक बहस को सुलझाने में मदद की। देखिए, उनके रिसर्च ने यह साबित किया कि लाइट असल में तरंगों मतलब वेव्स की तरह बर्ताव करती है, और इस बात ने न्यूटन के सदियों पुराने सिद्धांत को सीधी चुनौती दे डाली थी। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, 19वीं सदी में। उस दौर का विज्ञान जगत में सबसे बड़ा सवाल क्या था पता है? सवाल बहुत सीधा सा था। आखिर ये लाइट है क्या? क्या ये छोटे छोटे कणों से बनी है या फिर ये लहरों की तरह चलती है? तो जैसा कि मैंने कहा, फ्रेस्नेल के दौर में लाइट की असली प्रकृति को लेकर वैज्ञानिकों के बीच काफी गर्मागर्म बहस चल रही थी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस वक्त दो टीमें थीं। एक टीम थी न्यूटन की, जिनका मानना था कि लाइट छोटे छोटे कणों की एक बौछार जैसी है, और सच कहूं तो यही आइडिया सबसे पॉपुलर था। वहीं दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट थे जिनका मानना था कि नहीं, लाइट तो तरंगों यानी वेव्स में चलती है। उनका तर्क था कि इससे रंगों जैसी कुछ चीजों को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। और यहां एक दिलचस्प बात है, फ्रेस्नेल कोई प्रोफेशनल फिजिसिस्ट नहीं थे, वो तो एक सिविल इंजीनियर थे। हुआ ये कि कुछ पॉलिटिकल वजह से उन्हें काम से सस्पेंड कर दिया गया। तो इस खाली समय में उन्होंने सोचा क्यों ना लाइट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। तो फ्रेस्नेल ने जिस पहली बड़ी पहेली को सुलझाने की ठानी, वो थी विवर्तन, या अंग्रेजी में कहें तो डिफ्रैक्शन। एक ऐसी घटना जिसे कण वाला सिद्धांत बिल्कुल भी समझा नहीं पा रहा था। तो ये विवर्तन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे पानी की लहरें जब किसी खंभे से टकराती हैं तो वो उसके किनारों से मुड़ जाती हैं, है ना? विवर्तन ठीक वैसा ही बर्ताव है, लेकिन प्रकाश का। अब सोचिए, अगर लाइट सिर्फ कणों से बनी होती तो उसे तो सीधी लाइन में चलना चाहिए था और एकदम शार्प परछाई बनानी चाहिए थी। लेकिन फ्रेस्नेल ने जो देखा वो कुछ और ही था। उन्होंने पाया कि परछाई के किनारे धुंधले तो थे ही, साथ ही उनमें रंगीन धारियां भी बन रही थी। अब एक ऐसी चीज थी जिसे कण वाला सिद्धांत बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और सबसे कमाल की बात तो यह थी कि फ्रेस्नेल ने अपने गणित का इस्तेमाल करके इन रंगीन धारियों के बनने की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर दी। ये इस बात का बड़ा सबूत था कि प्रकाश एक तरंग ही है। चलिए, विवर्तन की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन फ्रेस्नेल के सामने अब एक और बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई, और ये चुनौती थी ध्रुवीयकरण यानी पोलराइजेशन। देखिए, तरंग सिद्धांत ने विवर्तन को तो अच्छे से समझा दिया, पर ध्रुवीयकरण एक ऐसी पहेली थी जिसे उस समय का तरंग सिद्धांत भी ठीक से हल नहीं कर पा रहा था। तो ये ध्रुवीकरण असल में लाइट की तरंगों के कंपन यानी वाइब्रेशन की दिशा से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए चलिए दो तरह की तरंगों की कल्पना करते हैं। उस वक्त तक ज्यादातर लोग यही मानते थे कि लाइट की तरंगें ध्वनि यानी साउंड की तरह होती हैं, मतलब जो आगे और पीछे की तरफ कंपन करती हैं। लेकिन फ्रेस्नेल ने एक बिल्कुल नया आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा, क्या हो अगर प्रकाश की तरंगें एक रस्सी पर बनने वाली लहर की तरह हो जो ऊपर और नीचे कंपन करती हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसी ही तरह की तरंगों को ध्रुवीकृत यानी पोलराइज किया जा सकता है। और बस यही फ्रेस्नेल का सबसे बड़ा निष्कर्ष था। ये कहकर के प्रकाश की तरंगें अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होती हैं, उन्होंने ध्रुवीकरण की पहेली को एक झटके में सुलझा दिया। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइडिया था जिसने फिजिक्स को एक नई राह दिखाई। अब फ्रेस्नेल के इस सिद्धांत का एक बहुत ही कमाल का प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी हुआ ये कि उन्हें फ्रांस के लाइट हाउस कमीशन में अपॉइंट किया गया। काम था लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभों को बेहतर बनाना। उस जमाने के जो लाइट हाउस थे वो अपनी बहुत सारी रोशनी यूं ही बर्बाद कर देते थे, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती थी। यहीं पर फ्रेस्नेल का इंजीनियरिंग दिमाग काम आया। उन्होंने एक बिल्कुल नए तरह का लेंस डिजाइन किया। उन्होंने क्या किया सोचिए, एक बड़ा मोटा सा लेंस लिया, फिर उसे पतले पतले गोल छल्लों में काटा और फिर उन सारे छल्लों को एक सीधी सपाट सतह पर जोड़ दिया। नतीजा, एक ऐसा लेंस जो हल्का था, पतला था, लेकिन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर था, और आज हम इसे फ्रेस्नेल लेंस के नाम से जानते हैं। इस एक आविष्कार का असर बहुत जबरदस्त था। अगले 100 सालों के अंदर दुनिया भर के 10,000 से भी ज्यादा लाइट हाउस में फ्रेस्नेल लेंस लगाए जा चुके थे। सोचिए इससे समुद्र में कितनी जानें बची होंगी। तो सवाल उठता है कि फ्रेस्नेल की विरासत क्या है, उन्होंने दुनिया को क्या दिया? अगर हम विज्ञान के इतिहास को देखें तो फ्रेस्नेल का काम न्यूटन और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के बीच एक पुल की तरह काम करता है। उन्होंने तरंग सिद्धांत को एक मजबूत आधार दिया, और इसी आधार पर आगे चलकर मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत विकसित किया। उनके एक साथी वैज्ञानिक हम्फ्री लॉयड ने तो उनके काम की तुलना न्यूटन के काम से की थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय फ्रेस्नेल के सिद्धांत को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। तो संक्षेप में कहें तो अपने रिसर्च और अपने आविष्कारों से फ्रेस्नेल ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को मजबूती से स्थापित कर दिया, और यह सब उन्होंने तब किया जब वो ट्यूबरक्लोसिस जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे। अफसोस कि सिर्फ 39 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। फ्रेस्नेल ने लाइट के बारे में हमारी समझ को बहुत आगे बढ़ाया, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके काम ने भविष्य के लिए एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया।
अगर प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तो आखिर वो कौन सी चीज है जो असल में तरंगित हो रही है, जो वाइब्रेट कर रही है? इसका जवाब हमें आगे चलकर मैक्सवेल और आइंस्टीन के काम में मिला, पर वो कहानी फिर कभी और।